यहाँ पर हम रीजनिंग की कैलेंडर प्रश्नावली देखते हैं जो सारी एग्जाम के अंदर काम आएगी। जो भी कंपटीशन की एग्जाम होती है सब में काम आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर में दो तरह की ईयर होती है, एक तो लीप ईयर और 66 दिन होते हैं। अब लीप ईयर की बात करें तो हम 366 दिन प्रत्येक 4 साल के अंदर आती है, यानी प्रत्येक 4 साल में 366 दिन आते हैं जो कि लीप ईयर होती है। नॉर्मल ईयर 365 दिन की होती है। नॉर्मल ईयर में 6 घंटे ज़्यादा होते हैं, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, इस तरीके से एक दिन ज़्यादा बन जाता है और लीप ईयर में बन जाते हैं 366 दिन। अब हम बात करें जो नॉर्मल 6 घंटे होते हैं वो बेसिकली एक्चुअल में 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड इस तरीके से, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, तो इस तरीके से 4 साल में मिलकर के 23 घंटे कुछ बनाते हैं। लेकिन प्रत्येक 4 साल में उसको घटा देते हैं, तो प्रत्येक 4 साल में वापस से 365 दिन आ जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे 1896 एक लीप ईयर है क्योंकि 4 का भाग जा रहा है तो 366 दिन आ रहे हैं। लेकिन 1900 में 365 दिन होंगे क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद 367 दिन होने चाहिए। इस हिसाब से तो प्रत्येक 4 साल में एक दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन एक दिन कम हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मिनट होती है उनको हम प्रत्येक 400 साल में या फिर 4 साल में हम घटा देते हैं। तो प्रत्येक 4 साल में इसको घटा देते हैं, एक बार बढ़ेगा दिन एक बार घटेगा। तो प्रत्येक 400 साल में हमारी जो ईयर है कैलेंडर की वो रिपीट होती रहती है। तो इस वजह से 365 दिन हो गया, फिर 1904 में 366 हो जाएगा। इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि लीप ईयर है। यहाँ पर हम दोनों देखें अंतर कितना है, 8 साल में, तो 8 साल में लीप ईयर आ रही है। अब हम देखें लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। कोई भी ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 का भाग देख के देख लेते हैं। 4 का भाग देख के चेक करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देख के देख लेंगे। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है इसका मतलब वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। और सेंचुरी वाली जो ईयर होती है उसमें हम 400 का भाग देके चेक करते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। जैसे 1800 है, 400 का भाग देके देखेंगे, 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 1600 है, 1600 लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। अगर 1600 की बात करें, 1600 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है। अब आगे देखें, आगे क्या है, जैसे कि हमें ऑड डे निकालना हो। जैसे यहाँ पर ऑड डे निकालना हो, कौन सी 4 ईयर ऑप्शन में दे रखे, 1882, 1800, 1992, 1900। इसमें हमें बताना है ऑड कौन सा है। तो ऑड कौन सा होगा? 1992, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है, ये लीप ईयर है। बाकी क्या है? नॉर्मल ईयर। क्योंकि यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इसमें 4 का भाग जा रहा है, लेकिन ये शताब्दी है, शताब्दी में 400 का भाग जाना चाहिए, इसमें भी 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये दोनों लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर सिर्फ 1992 है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके से निकालते हैं। लीप ईयर की वैल्यू हम देखें कि लीप ईयर किस तरीके से निकालते हैं। जैसे 2003 और 2012 के बीच में लीप ईयर कितनी है, तो सबसे पहले ईयर के बीच में अंतर निकाल लेते हैं। 2003 और 2012 के बीच में कितने साल का अंतर है? 2003 और 2012 के बीच में 10 साल का अंतर है, तो 10 लिख लेंगे। और फिर दोनों के बीच में 10 साल में कितने लीप ईयर आती है? 4 का भाग दे देंगे, यानी 2 लीप ईयर आती है, 2004 और 2008। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा 12। अब 12 में हम देखें यहाँ पर टोटल कितनी होगी? 12। तो लीप ईयर टोटल कितनी हो जाएंगे? यहाँ पर 4 भी लीप ईयर है, 2008 भी लीप ईयर है और 2012 भी लीप ईयर है। तो टोटल लीप ईयर कितनी होगी? यहाँ पर 3 लीप ईयर हो जाएंगे यहाँ पर, 2003 से 2010 के बीच में। इसी तरीके से 2005 और 2 से 2010 के बीच में कितनी लीप ईयर है? 2008 लीप ईयर है और 2012 लीप ईयर है, यानी 2 लीप ईयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें 10 सालों के बीच में 3 लीप ईयर है, यहाँ पर हम देखें 10 साल के अंतराल में 2 लीप ईयर है। तो कभी 10 साल के अंतराल में 2 लीप ईयर आ जाती है, कभी 10 साल के अंतराल में 3 लीप ईयर आ जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लीप ईयर आती है 5 साल में एक बार लीप ईयर आती है, 10 साल में 2 बार लीप ईयर, 15 साल में 3 बार लीप ईयर और 25 साल में 6 बार लीप ईयर आएंगे। कोई भी साल में, यानी कितने भी सालों में अगर लीप ईयर हमें निकालनी है, जैसे 50 साल में लीप ईयर हमें निकालनी है तो 4 का भाग देंगे डायरेक्ट, 12 लीप ईयर होंगे इसमें, 12 चौको 48 यानी 12 लीप ईयर। 25 में यानी 25 साल में कितनी लीप ईयर होंगी? तो 25/4 यानी 6 लीप ईयर होंगी, तो डायरेक्ट 4 का भाग देते हैं। दूसरा है शताब्दी। शताब्दी में 100 में हम 4 का भाग देते हैं। जैसे 100 में अगर लीप ईयर निकालनी है तो 25 आएगी हमारी लीप ईयर, लेकिन 25 गलत है क्योंकि 100 है वो लीप ईयर नहीं होगी, क्योंकि 100 में हमें 400 का भाग देना पड़ेगा, 400 का भाग जा नहीं रहा, इसलिए 100 वाला हम घटा देते हैं। तो 100 साल में कितनी लीप ईयर होती है? 2400 लीप ईयर होती है, तो ये आंसर सही है यहाँ पर, और 25 गलत है। इसी तरीके से 200 में बात करें, 200 में कितनी लीप ईयर होती है? 200 में 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 200 में 4 का भाग देंगे तो 50 आएगा। 50 में से जैसे 100 भी लीप ईयर नहीं है और 200 भी लीप ईयर नहीं है, तो दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48।
इसी तरीके से 300 में लीप ईयर हम देख रहे हैं, 300 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 75, 75 में 100 वाली लीप ईयर घटा देंगे, 200 वाली लीप ईयर घटा देंगे, 300 लीप वाली लीप ईयर घटा देंगे, क्योंकि ये तीनों लीप ईयर नहीं है। तो क्या आ जाएगा 75 माइनस के 3 यानी 72 आंसर आ जाएगा, यानी 72 लीप ईयर होंगी। फिर है 400, 400 में क्या करते हैं, 400 में 4 का भाग देंगे तो 100 आएगा, और 100 लीप ईयर नहीं होगी क्योंकि 100 में से हम 3 घटाएंगे, क्योंकि 400 वाली है वो लीप ईयर है, इसलिए हम 3 ही घटाएंगे। कौन सी 100, 200, 300 वाली लीप ईयर घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 97। यानी 400 सालों में लीप ईयर होगी 97, 300 सालों में लीप ईयर होगी 72, 200 सालों में लीप ईयर होगी 48, और 100 सालों में लीप ईयर होती है 24। अब हमें देखना है कि फर्स्ट सेंचुरी में लीप ईयर कितनी है 24, सेकंड सेंचुरी में लीप ईयर कितनी है 24, थर्ड सेंचुरी में लीप ईयर कितनी है 24, और फोर्थ सेंचुरी में लीप ईयर कितनी है 25, क्योंकि फोर्थ सेंचुरी में 400 भी इंक्लूड हो जाता है इसलिए। अब 100 सालों में लीप ईयर देखें हम 24, 200 सालों में लीप ईयर देखें हम शुरू से 48, शुरू से 300 सालों में लीप ईयर कितनी होगी 72, शुरू से 400 सालों में लीप ईयर कितनी होगी 97 होगी। अब नेक्स्ट देखें हम, क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट इन 400 ईयर, यानी 400 सालों में 29th डेट कितनी बार आएगा। तो 29th डेट का मतलब 29 फरवरी नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ईयर में 29 डेट 11 बार आती है, क्योंकि हर महीने में 29 डेट आती है, और एक लीप ईयर में आती है। तो लीप ईयर 400 में लीप ईयर कितनी है, सिर्फ 11 इंटू 400 हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल ईयर के अंदर जो 29th डेट आएगी वो आएगी 44 बार, और 400 में लीप ईयर कितनी है 97, तो 97 यानी 97 बार फरवरी आएगी। तो 4400 में 97 जोड़ देंगे तो 44 97 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखें, हाउ मेनी टाइम 29th फरवरी विल कम इन 400 ईयर, यानी कि 400 सालों में 29th फरवरी कितनी बार आएगी, तो 9th फरवरी आएगी 97 बार आंसर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 97 बार ये फरवरी आती है। अब हम देखते हैं ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ऑड डे क्या है, जैसे कि ऑड डे हमारे 0 से 6 तक ही हो सकते हैं, क्योंकि ऑड डे निकालने के लिए हम 7 का भागना पड़ता है, और 7 आ जाएगा तो 0 ऑड डे हो जाएगा। यानी कि हमारा जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो मंडे से स्टार्ट हुआ था, मंडे को 1, ट्यूजडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, और 7 संडे, और 0 आ रहा है तो संडे, 1 आ रहा है तो मंडे, 2 आ रहा है ट्यूजडे, 3 आ रहा है वेडनेसडे, 4 आ रहा है थर्सडे, 5 आ रहा है फ्राइडे, 6 आ रहा है सैटरडे, और 7 में वापस से साइकिल रिपीट हो जाता है, यानी संडे आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सैटरडे के बाद में संडे आ जाएगा। 7 में 7 का भाग देंगे 0, तो 0 रिमाइंड ऑड है तो संडे आएगा आंसर। जैसे कि 10 टोटल डे हमें देखें 10, तो 10 में ऑड डे कितने हैं 3, 15 में ऑड डे कितने हैं 1, 7 का भाग देंगे, 28 में ऑड डे 0, 29 में ऑड डे 1, 30 में ऑड डे 2, 31 में ऑड डे 3, 365 में ऑड डे 1, 366 में ऑड डे 2, 50 वीक में ऑड डे 0, क्योंकि वीक तो सप्ताह का होता है, यानी 50 इंटू 7 डिवाइड बाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0। तो 7 का पूरा पूरा भाग दे रहा है, इसका मतलब यह है। अब हम देखें, मान लीजिए कि आज वेडनेसडे है, तो 23 दिन बाद क्या होगा, तो 23 का ऑर्डर निकाल लेंगे, 23 में 7 का भाग दिया 21, 2 बचा, और 2 क्या है आज के बाद की संख्या पूछा तो प्लस 2 कर देंगे, तो वेडनेसडे में 2 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे के बाद में थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, मान लो हमसे पूछा है कि आफ्टर 36 डेज क्या होगा, आफ्टर 36 डेज 36 का हम ऑर्डर निकाल लेंगे, 7 का भाग दिया कितना है 7 × 35, 1 दिन आया, अब बाद की पूछ रहा है तो 1 दिन और जोड़ देंगे, वेडनेसडे में 1 दिन जोड़ दिया तो थर्सडे हो गया, तो वेडनेसडे में 1 दिन जोड़ दिया तो ये थर्सडे आंसर आ जाएगा, ये आंसर है थर्सडे। नेक्स्ट हम देखें, बिफोर 50 डे पूछा है, बिफोर 50 डे, अगर आज वेडनेसडे है 50 दिन पहले क्या होगा, तो 50 में 7 का भाग देंगे और डे क्या आएगा 1, और 1 पहले की पूछ रहा है तो इसका मतलब माइनस कर देंगे, तो वेडनेसडे में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। आफ्टर 50 वीक पूछा जाए तो 0, और 0 क्योंकि और डे आएगा यहाँ पर 50 वीक के लिए 0, और 0 के लिए सेम डे रह जाएगा, यानी वेडनेसडे का वेडनेसडे रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि आज रविवार है तो आज के 15 दिन बाद क्या होगा, तो 15 दिन बाद यानी 15 का और डे क्या होता है +1, तो +1 यानी रविवार की जगह आ जाएगा यहाँ पर सोमवार आंसर, तो ये सोमवार आंसर आ गया। आज से 15वां दिन क्या होगा, 15वां दिन के लिए हम 14वां दिन निकालेंगे, यानी 14 दिन बाद, 14 दिन बाद क्या होगा और डे 0, तो 0 मतलब रविवार का रविवार ही आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन व्हाट विल बी द 4 day आफ्टर टुमारो, 4th डे आफ्टर टुमारो, व्हाट विल बी 4 day आफ्टर टुमारो, यानी कि यदि बीते दिन कल से 2 दिन पहले रविवार था,
तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, आने वाले कल के 4 दिन बाद। तो इसमें दिन दिन गिन लेते हैं, जैसे टुडे यहाँ पर है, यस्टरडे यहाँ पर 1 दिन हो गया, 3 हो गए टोटल, फिर संडे को छोड़ देते हैं और हम 4 दिन ये गिन लेते हैं और टुमारो भी गिन लेते हैं। तो 4 और एक 5, 5 4 और 2 6, एक 7 और एक 8 टुमारो वाला। 8 में 7 का भाग देंगे, एक और डे आएगा यानी कि प्लस मंडे। तो संडे में एक जोड़ देते हैं तो मंडे आ जाएगा, तो मंडे इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। जैसे इसको यहाँ से समझे कि आज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 15 तारीख से बात कर रहे हैं कि आज रविवार है, तो आज के कल के 2 दिन पहले, कल के 2 दिन पहले क्या होगा, कल होगा यहाँ पर 15 की जगह आएगा 14, कल के 2 दिन पहले 14 के 2 दिन पहले 12 होगा, और आज के कल के 4 दिन बाद, तो कल 16 होगा, 16 के 4 दिन बाद 20। तो यानी यहाँ पर 12 से 20 जाते हैं तो कितने दिन का अंतर है, 8 का अंतर है। तो 8 में हम 7 का भाग देंगे, +1 होगा, तो +1 की वैल्यू यानी कि संडे से डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे मंडे पे, तो मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि अगर 10 डेज बिफोर वाज ट्यूसडे, अगर 10 दिन पहले ट्यूसडे था, देन व्हाट विल बी द 11 डे आफ्टर टुमारो। 10 डेज बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द 11 डेज आफ्टर टुमारो। तो 11 जोड़ देंगे, यहाँ पर 10 जोड़ देंगे, एक हम यस्टरडे का जोड़ देंगे, एक हम टुमारो का जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10 11 एक और एक कितना हो गया 23, 23 डिवाइड बाई 2 यानी 2। अब 2 प्लस का है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, थर्सडे आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में 3 तरीके की केस बनती है, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3 तरह की केस क्या बनती है, जैसे पहली केस बनती है 15 अगस्त 2015 और दूसरा है 15 अगस्त 2016, यानी सिर्फ ईयर चेंज हुआ है, या 2026 है, यानी 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो 15 अगस्त 2026 को कैसा दिन होगा। केस सेकंड बनती है 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो 26 जनवरी 2015 को, यानी कि यहाँ पर ईयर सेम है, सिर्फ मंथ चेंज हो रहा है, मंथ की डेट चेंज हो रही है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो 26 जनवरी 2026 को क्या होगा, इसमें ईयर भी चेंज हो रही है और मंथ भी चेंज हो रहा है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तरह के क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो हमें क्या करना होगा, 15 अगस्त 2026 को निकालना है। तो 15 और 26 में कितने का अंतर है, 11 का। 11 में 7 का भाग देंगे तो कितना, 11 साल है। 11 ईयर में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 4, यानी कि प्लस के 4 डे और आ रहे हैं। और इसमें लीप ईयर, प्लस लीप ईयर भी जोड़ेंगे हम। तो इन 11 सालों में लीप ईयर कौन कौन सी है, तो 16 वाली लीप ईयर है और 20 वाली लीप ईयर है और 24 वाली लीप ईयर। 3 लीप ईयरों के लिए जोड़ देंगे, टोटल कितने हो गए, 7 है। 7 में और डे क्या हो रहा है, 0, इसका मतलब सेम डे होगा, संडे का संडे ही होगा। अब देखें दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर रिलेटेड, जैसे 10 जनवरी 2005 को मंडे है, तो 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। 5 और 23 में कितने का अंतर है, 18 का। तो 18 तो हमने ये ले लिया, तो 18 में 4 का भाग 7 का भाग दिया तो कितना आया, 4 बचा, तो +4 आ जाएगा। फिर 5 से 18 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है, यानी 4 लीप ईयर है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 में 7 का भाग देंगे तो +1, यानी जाएगा ट्यूजडे, आंसर आ जाएगा। फिर हम देखें 26 जनवरी 2004 को दे रखा है फ्राइडे, तो 26 जनवरी 2020 को क्या होगा, तो दोनों में कितने का अंतर है, 16 साल का अंतर है। 16 में 7 का भाग दिया यानी +2 आ गया हमारा। +2 में अब यहाँ पर लीप ईयर देखें, 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फरवरी 2008 आएगा, 4 के बाद में 8 आएगा, 4 भी लीप ईयर है, 8 भी लीप ईयर है, 12 भी है और 16 भी है और 20 नहीं है क्योंकि फरवरी तक पहुंचे नहीं है। तो 20 को छोड़ देते हैं, 4 8 12 और 16 है, यानी +4 और आ जाएगा, तो +6। +6 को या फिर -1 लग सकते हैं, यानी कि फ्राइडे में से -1 कर दिया तो क्या हो गया, थर्सडे, तो थर्सडे आंसर हो जाएगा। यानी +6 को -1 रख सकते हैं और +5 को -2 रख सकते हैं, +4 को -3 भी रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 20 मार्च 2020 को सैटरडे है, तो 20 मार्च 2008 को क्या होगा, तो 20 मार्च 2020 को सैटरडे है, तो 8 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 12 साल का अंतर है। तो 12 तो ये हो जाएगा, यानी 12 में 7 का भाग देंगे तो 5 बच जाएगा हमारे पास, प्लस 8 से 20 के बीच में कितनी लीप ईयर है, तो 2008,
फरवरी तो पहले ही निकल गई है, इसलिए 2008 का तो लीप ईयर होगा नहीं कैंसिल। मान 12, 16 और 20 का मान होगा, यानी तीन और जोड़ देते हैं तो 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 की वैल्यू हमें माइनस करनी है प्लस करनी है, क्योंकि 2020 से पहले जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस करनी है। तो सैटरडे में से माइनस कर देते हैं एक, तो क्या आ जाएगा फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट हम देखें 1 जनवरी 2005 को क्या है, ट्यूसडे है, या 1 जनवरी 2005 को क्या है, थर्सडे है। तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, तो 5 और 22 में कितने का अंतर है, 5 और 22 में 17 दिन का अंतर, 17 में 7 का भाग दे दिया तो कितना बच गया, 7 दूनी 14 यानी 3 बच गया, तो 3 हो गया। प्लस 5 और 22 के बीच में कितने सारे लीप ईयर हैं, तो 8 है, 12 है, 16 है और 20 है, यानी 4 लीप ईयर है। तो 3 और 4 7, तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 0, यानी थर्सडे का थर्सडे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10 अक्टूबर 2007 और 10 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर 2019 को थर्सडे है, तो 10 अक्टूबर 2007 को क्या होगा, तो 10 अक्टूबर 2007 को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, ईयर के बीच में अंतर निकाल लेते हैं। 7 और 19 के बीच में अंतर कितने का, 12 का, 12 में 7 का भाग दिया तो 5 आ गया। प्लस यहाँ पर हम देखें कि 7 और 19 के बीच में लीप ईयर कितनी है, एक 8 है, 12 है, 16 यानी 3 लीप ईयर है, तो 3 जोड़ दिया, 8, 8 में 7 का भाग दिया, 1 आ गया। अब एक को हमें कम करना है ज़्यादा करना है, ये हमें डिपेंड करता है कि 19 से 2007 में जा रहे हैं, तो यानी पहले जा रहे हैं, तो पहले जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। थर्सडे का 1 माइनस किया तो क्या आ गया, वेडनेसडे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम केस सेकंड। रेफरेंस कैलेंडर के थ्रू केस सेकंड का क्वेश्चन इस तरीके से है कि 22 अप्रैल 2005 को मंडे है, तो 30 जनवरी 2005 को क्या होगा। तो यहाँ पर ये मंथ चेंज हो गया है सेकंड केस, तो 30 जनवरी 2005 को क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मंथ की डेट निकालनी है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जून और जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 31 31 के, तो इनके और डे निकाल लेते हैं। जैसे कि फरवरी है या तो 28 की होगी, 29 की होगी। जनवरी में 31 यानी 3 और डे, 7 का भाग दे दिया। 28 को 29, 7 का भाग देके वो 0 बनाएगा। तो 31 में, मार्च में 7 का भाग देके 3 आएगा, अप्रैल में 7 का भाग के 2 के आएगा, मई में 7 का भाग देके 3 आएगा, जून में 7 का भाग देके 2 आएगा, जुलाई में 7 का भाग देके 3 आएगा, अगस्त में 7 का भाग देके 3 आएगा, और सितंबर में 7 का भाग देके 2, अक्टूबर में 7 का भाग देके 3, नवंबर में 7 का भाग देके 2 और दिसंबर में 7 का भाग देके 3 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे कि यहाँ पर क्या रहा है, अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब यहाँ पर रिमेनिंग डे बचे हैं, 30 में से 31 में से 30 गए तो 1 बचा हुआ है। फरवरी में 0, क्योंकि 2005 लीप ईयर नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा। मार्च में 31 यानी 3 आ जाएगा, और अप्रैल में 22, 22 में 7 का भाग दें तो 1 आ जाएगा प्लस। तो 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4, 4 1 5, तो टोटल कितने हो गए, 5। 5 और डेज होगा, 5 को हम +2 भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, अप्रैल, 22 अप्रैल 2005 से जनवरी 2005 में जा रहा है, यानी पहले जा रहा है, पहले जा रहा है मतलब माइनस करना है, तो माइनस की जगह हम प्लस ही कर सकते हैं, +2। तो मंडे की जगह +2 कर दिया तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें 1, 18, 15, 22, 36, 50 ये सब सेम डेज होते हैं, सेम मीनिंग होता है, यानी कि 1 तारीख को जो डे होगा वही 8 को होगा, वही 15 को, वो 22 को, वही 36 को, वही 50 को। इसी तरीके से 2 तारीख को जो दिन होगा वही 9 तारीख को होगा, वो 16 को होगा, वो 23 को होगा, वही 37 को होगा, वही दिन 8 तारीख को या 5 तारीख। अब हम देखें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 30 जुलाई 2009 को क्या है, सैटरडे है, तो 30 मई 2009 को क्या होगा। तो जुलाई से मई जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या करें, इनका डे निकालते हैं। मई, जुलाई 2009 में सैटरडे दे रखा है, और 30 मई 2009 को जा रहा है, तो मई में हम देखें, मई में एक दिन बच रहा है तो 1 आ जाएगा, फिर मई में और डे, मई में 1 दिन आ जाएगा। फिर जून में हम देखें, जून में 2 दिन बच रहे हैं तो 2 आ जाएगा। फिर जुलाई में हम देखें, जुलाई में और डेज, 30 में 7 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा जुलाई में। टोटल ऑलरेडी कितने हो गए, 5। अब हमें पहले जाना है, जुलाई से मई पहले जाना है, इसका मतलब -5 की जगह हम क्या कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं। तो +2 यानी सैटरडे में 2 जोड़ देंगे, तो सैटरडे के बाद में संडे और मंडे, तो आंसर आ जाएगा मंडे। तीसरा क्वेश्चन देखें, जैसे कि 25 जनवरी 2004 को वेडनेसडे है, तो 10 अप्रैल 2004 को क्या होगा। जनवरी अप्रैल में जा रहे हैं, तो जनवरी के 25 जनवरी, तो 6 दिन बचे हैं जनवरी में। फिर
फरवरी में 2004 लीप ईयर है, इसलिए फरवरी में एक दिन आ जाएगा। फिर मार्च में 31 यानी 3 दिन आ जाएंगे। अप्रैल में 10 यानी 3 दिन आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 7 तो यहाँ पर हट जाएगा, तो 6 यहाँ पर और डेज हो जाएंगे। प्लस 6 की जगह हम क्या कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। तो वेडनेसडे की जगह आ जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट हम देखें 31 दिसंबर 2019 और 10 अक्टूबर 2019। अब 31 दिसंबर 2019 से 10 अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर 2019 मान लो हमें पता है कि थर्सडे है। तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा, तो 31 दिसंबर की तरफ जाना है अक्टूबर से। तो अक्टूबर से दिसंबर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कितने बचे हैं, 31, 21 दिन। 21 में 7 का भाग दिया 0, तो ये अक्टूबर हो गया। अक्टूबर के बाद में नवंबर में 2 दिन बचेंगे और दिसंबर में 3 दिन, तो यानी 5 दिन और डेज हो गए। अब यहाँ पर क्या है, पहले जा रहे हैं, अक्टूबर से बाद में जा रहे हैं, यानी +5 की जगह -2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर थर्सडे है तो -2 करेंगे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद में ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है। ईयर भी चेंज हो रहा है, 3 की जगह 2015 हो गया, और मंथ भी चेंज हो रहा है, मई की जगह मार्च हो रहा है। तो इसमें दोनों केस लगती है। सबसे पहले ईयर का ओल्ड एज निकालते हैं, फिर मंथ का ओल्ड एज निकालते हैं। जैसे 2003 और 2005 में कितने का अंतर है। जैसे 7 मई 2003 को फ्राइडे है, तो 30 मार्च 2015 को क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों ईयर का अंतर निकालेंगे। ईयर का अंतर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है यहाँ पर। तो 12 में हम ईयर का अंतर आ रहा है 12, 12 में 7 का भाग दिया तो 5 बचा। फिर लीप ईयर कितनी है, 3 और 15 के बीच में, एक तो 2004 है लीप ईयर, 8 है और 12 है, यानी 3 लीप ईयर है। तो 3 और जोड़ देंगे तो 5 में 3 8, यानी +1। तो इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है +1, तो +1 यहाँ पर लिख देंगे। फिर मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे, 7 मई से मार्च, तो मई से मार्च क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो मार्च से स्टार्ट करते हैं। मार्च में क्या होगा, मार्च में 30 यानी 1 बचा हुआ है और डे। फिर अप्रैल में 2 और डे बचेंगे, और मई में 7 दिन, तो मई में क्या है, 0 और डेज बचेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी ये 3। अब 3 माइनस करना है प्लस करना है, क्योंकि मई से मार्च में आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस करना है, तो माइनस होगा। तो फाइनल हम माइनस का प्लस का जोड़ें, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2। तो फाइनल आंसर में हम -2 करेंगे, यानी कि फ्राइडे से 2 कम करेंगे। तो फ्राइडे से एक जगह कम करेंगे थर्सडे, थर्सडे से कम करेंगे वेडनेसडे, तो फ्राइडे में से 2 कम करके वेडनेसडे निकाल सकते हैं। या फिर 2003 से फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 7 मई 2003 से 7 मई 2015 का निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 12। 12 के अकॉर्डिंग इसमें लीप ईयर आ जाएगी, यानी कि +1, प्लस 7, 3 और 12 के बीच में हम देखें, यहाँ पर 12 का अंतर आ रहा है, यानी कि हमारा +1 और डेज आ रहा है। +1 और डेज में हम क्या करते हैं, मंथ का भी देख लेते हैं। मंथ क्या है यहाँ पर, मंथ मार्च से मई तक जा रहे हैं, तो मार्च से है। तो 7 मई से 7 मई के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 सिर्फ बचा है, तो इससे पहले सैटरडे आ जाएगा, यानी कि फ्राइडे 7 मई से 2003, 7 मई 2015 को सैटरडे, सैटरडे से फिर 2015 का निकालेंगे हम, तो वेडनेसडे आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखें, जैसे क्वेश्चन है 29 मार्च 2009 को सैटरडे है, संडे है, तो 10 जून 2001 को क्या होगा। तो पहले तो 9 और 2001 के बीच में हम अंतर देखें, 8 साल का अंतर है। 8 साल में लीप ईयर हो गए 2, यानी कि 10। तो यहाँ पर आ रहा है कम हो रहा है, इसलिए -3 आ जाएगा। फिर मार्च और जून में हम देखें, मार्च और जून में क्या है, 29 ज़्यादा, तो 29 पहले आएगा मार्च में, तो 2 दिन बच रहे हैं यहाँ पर। अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन और जून में 3 दिन, तो ये हो जाएगा 6, 6 4 10, यानी कि प्लस का 3, क्योंकि मार्च से जून में जा रहा है तो प्लस होगा यहाँ पर। इधर ईयर के अकॉर्डिंग माइनस होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी संडे से स्टार्ट हुआ है तो संडे ही होगा, यानी 29 मार्च 2009 को संडे है, तो 10 जून 2009 को भी संडे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड नंबर है। जैसे 20 जनवरी 2004 को मंडे है, तो 20 मार्च 2012 को क्या होगा। तो सबसे पहले ईयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ईयर के अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर कितने का, 8 साल का अंतर, और इन दोनों के बीच में लीप ईयर क्या है, जैसे 2004 है, 8 है, 12, तीनों लीप ईयर है, तीनों को जोड़ देंगे 11,
11 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा +4, तो +4 आ गया है। फिर मंथ के अकॉर्डिंग देखें, जनवरी से मार्च तक, तो जनवरी में 20 है तो यानी 11 दिन बचे जनवरी में। फरवरी में 0 दिन, क्योंकि दो लीप ईयर है, 4 का भाग दे दिया पहले से। और मार्च में क्या है, 31 दिन, तो 31 दिन के अकॉर्डिंग 20 आएगा, तो 20 में हम देंगे 7 का भाग, तो क्या आएगा 6, और 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में भी 7 का भाग दे तो +3, और जनवरी से मार्च जाने के लिए +3 हो जाएगा, +3 और +4 7 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेम डे, तो मंडे का मंडे रह जाएगा, 7 में 7 का भाग देंगे 0 डे आएगा, 0 डे मतलब कि मंडे का मंडे रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि 15 अगस्त 2005 को हमने निकाला, 10 अक्टूबर 2019 को दे रखा है थर्सडे, 15 अगस्त 2005 को हमें निकालना। तो 5 और 19 में कितने का अंतर है, 14 साल का अंतर है, 14 साल प्लस, यानी 14 साल की वैल्यू होगी 0। फिर 2008 है, 2012, 2016, ये 3 साल हैं यहाँ पर बीच में आती है, यानी कि माइनस के 3, 5 से 19 में जा रहे हैं, तो -3 ना होकर ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 2019 से 2005, तो -3 ही होगा। फिर अब मंथ में हम देख लेते हैं अगस्त से अक्टूबर। अगस्त से अक्टूबर में हम देखें 15 अगस्त है, तो 16 दिन बचेंगे यहाँ पर, तो 16 दिन के अकॉर्डिंग 2 का 7 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा अगस्त में। अगस्त के बाद में सितंबर में 2 दिन, और अक्टूबर में 3 दिन, 10 में के अकॉर्डिंग ऑड डे निकालना 3 दिन, ये अक्टूबर के लिए 3 तो 5 तो 7, यानी ऑड डे आता है 0, तो 0 माइनस के 3, यानी थर्सडे से -3 करते हैं, थर्सडे से वेडनेसडे होगा, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, तो मंडे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो 1 नॉर्मल ईयर होती है उसमें 1 ही ऑड डेज होता है, और 1 जो लीप ईयर होती है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज, टोटल ऑड डेज निकालने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर हम कर देते हैं। जैसे कि मान लो 1 जनवरी 2004 को संडे है, तो 1 दिसंबर 2004 को मंडे होगा, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर 1 जनवरी 2005 को पूछा जाए तो ट्यूसडे होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर से एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है, संडे के बाद में मंडे, फिर ट्यूसडे, यानी 2 दिन बढ़ जाएंगे लीप ईयर से जा रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर है तो सेम डेज रहते हैं, जैसे 1 जनवरी 2002 में संडे है, तो 31 दिसंबर 2002 को भी संडे ही होगा, लेकिन 1 जनवरी 2003 को मंडे होगा। ये जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। नॉर्मल ईयर में हमारे जो टोटल दिन होते हैं 365 दिन, इसमें 7 का भाग देंगे तो 52 वीक आता है। 52 वीक यानी 1 जून से 31 दिसंबर तक 364, और 1 जून से 30 दिसंबर तक 364 दिन होते हैं, 31 दिसंबर बढ़ जाता है, यानी 53 बार टाइम्स आ जाता है। तो एक दिन कोई होता है जो 53 बार टाइम आता है, तो 1 जनवरी को जो दिन होता है वही दिन 53 बार आता है। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो रविवार 53 बार आएगा नॉर्मल ईयर के अंदर। और जबकि जो लीप ईयर होती है, लीप ईयर में क्या होता है, 52 वीक प्लस के 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये दोनों 53 टाइम्स आते हैं। यानी 1 जनवरी 2004 को और 2 जनवरी 2004 को जो डे होंगे वो 53 बार रिपीट होंगे यहाँ पर। तो एक लिए फिर हमें 52 सप्ते यानी 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक 364 दिन हो जाते हैं, और 31 दिसंबर और 30 दिसंबर वाला दिन है वो रिपीट हो जाता है। यानी 1 जनवरी 2 जनवरी, एक जन लीप ईयर के अंदर 1 जनवरी 2 जनवरी का दिन सेम किससे रिपीट होता है, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर से, यानी ये सारे दिन 4 दिन हैं, ये 53 टाइम्स आते हैं। तो जैसे कि 2005 में हमें पूछा हो कि ट्यूसडे कितनी बार आएगा, तो 52 और 53 में से एक बार आएगा। एक ईयर के अंदर कोई भी दिन है 52 या 53 बार आ सकता है मैक्सिमम। एक मंथ में कोई भी दिन है 4 से 5 बार आ सकता है, या मैक्सिमम 5 बार, मिनिमम 4 बार। 28 की फरवरी अगर 28 की है यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, ये 0 बार 5 टाइम्स से कभी भी नहीं आएगा कोई भी दिन। फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है, लेकिन 29 की फरवरी है तो एक दिन 5 बार आ सकता है। लेकिन 30 का दिन है कोई भी, तो उसमें 2 दिन है वो 5 बार आ सकते हैं, और 31 का दिन है तो उसमें 3 दिन है 5 बार आ सकते हैं। जैसे अप्रैल 2004 में 5 बार आ सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2006 को क्या है, फरवरी है, फ्राइडे है, 1 अप्रैल 2006 को फ्राइडे है। तो अप्रैल में फ्राइडे कितनी बार आएगा, तो फ्राइडे यहाँ पर 5 बार आएगा, क्योंकि अप्रैल के मंथ में फर्स्ट डे है और फ्राइडे है, तो 5 बार फ्राइडे आएगा। अब देखते हैं कैलेंडर रिपीट कैसे होते हैं, यानी कि सेम कैलेंडर कैसे कितने साल बाद रिपीट होते हैं।
इससे 1990 का कैलेंडर किसके साथ में रिपीट होगा, यानी सेम कैलेंडर कौन सा है 1990 के साथ। 1990 के साथ में अगर सेम कैलेंडर की हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के साथ में ही फिर क्या होगा, अब मैच करेगा, यानी सेम सेम कैलेंडर मैच करेगा। इसमें ऑड डे, दो ईयर के बीच में ऑड डेज अगर 0 है तो इसका मतलब वो रिपीट कर रहे हैं। तो 90 में हम देखें यहाँ पर 365 दिन का नॉर्मल ईयर है, इसलिए 96 और 2000 तो यहाँ पर ऑप्शन में होंगे नहीं, यानी कैंसिल हो गए, क्योंकि इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों लीप ईयर है। अब 97 2001 में हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ऑड डेज निकालते हैं। 1990 और 97 में हम ऑड डेज निकालें, कितने का अंतर है, 7 साल का अंतर। 7 साल में लीप ईयर कितनी आ जाती है, 1992 में आ जाएगी और 1996 में आ जाएगी, यानी 2 साल। तो 9 साल हो गया, 9/7 जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि 7 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसलिए हम 1990 में 2001 का देखेंगे। 1990 और 2001 में 11 साल का अंतर है, और दोनों के बीच में लीप ईयर कितनी आ रही है, 92, 96 और 2000। तो इसके अकॉर्डिंग 3 साल लीप ईयर, 11 3 14, तो 14 में 0 डे ऑड आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 0 डे ऑड आ रहा है। अब हम देखें क्वेश्चन 2019 की बात करें। जैसे 2019 से किससे रिपीट होगी, पूरी पूरी सेम ईयर किससे रिपीट होगी। तो 2019 एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल से रिपीट होगी। 28 और 24 तो यहाँ पर वैसे ही कैंसिल हो गए। अब हम देखें और डेज, 2019 और 30 में कितने का अंतर है, 11 साल का। और 2019 और 30 के बीच में कितनी लीप ईयर आ रही है, 20 24 28, यानी 3, और 11 3 24, 7 का भाग देंगे तो 0 और डेज आएगा, इसका मतलब इससे रिपीट होगी। तो कोई भी ईयर है वो हम कह सकते हैं नॉर्मल ईयर 11 साल या 6 साल में रिपीट होती है। अगर कोई नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो 6 साल में रिपीट हो रही है, और वैसे आ रही है तो वो 11 साल में रिपीट होगी। जैसे कि 2005 है, लीप ईयर 2004 के बाद में आ रही है तो 6 साल में रिपीट होगी। 2006 वैसे आ रही है तो 11 साल में रिपीट होगी। 2007 11 साल में रिपीट होगी। 2009 है 6 साल में रिपीट हो जाएगी। फिर 2010 है 11 साल में रिपीट होगी। 2011 है 11 साल में रिपीट होगी। और 2020 है वो 28 साल में रिपीट होगी, अगर वो सेंचुरी को क्रॉस करती है तो। जैसे कि 1999 से 2010 है 11 साल में रिपीट होगा, लेकिन 1899 से 1910 जाए तो ये 1900 आ जाता है बीच में, इसलिए ये 11 साल में रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये सेंचुरी को क्रॉस कर रही है। तो 1899 1910 में हम देखें कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। 11 प्लस 2 लीप ईयर है 13, तो 13 में 2004 1904 और 1908, इस वजह से लीप ईयर नहीं है, तो ये कोई भी लीप ईयर नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें 1899 कैसे रिपीट करेगा। तो 1899 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर 12 से 16 से तो रिपीट करेगा नहीं। यहाँ पर दोनों में देखें 99 और 10, 99 11, तो 99 और 11 में कितने का अंतर है, 12 का अंतर। 12 प्लस दोनों के बीच में लीप ईयर कितनी है, 2004 और 2000, 1904 और 1908, 2 लीप ईयर है, तो 2 जोड़ देंगे तो 14 में 7 का भाग देंगे तो 0 और डे आएगा, इसका मतलब 1899 है 1911 से रिपीट होगी। नेक्स्ट हम देखें कि इन मंथ में फर्स्ट डेज कौन से मंथ का सेम होगा। जैसे कि अप्रैल अगस्त है, अप्रैल जुलाई है, अप्रैल अक्टूबर है, मई और जुलाई है। तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट डेज किसका सेम होगा, अप्रैल और जुलाई का, जिसका ऑड डेज 0 होगा दोनों का, वो उनका फर्स्ट डे सेम होगा। जैसे कि अप्रैल से अगर जुलाई की बात करें, अप्रैल में 29 दिन है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अप्रैल में कितने हैं, 30। अप्रैल मार्च में 31 3, जून में 30 2, जुलाई में 31 1, और अप्रैल में है यहाँ पर जैसे कि 2 अप्रैल दे रखा है, 2 अप्रैल, या फिर अप्रैल के अकॉर्डिंग बात करें 29 अप्रैल में 30 अप्रैल हो गया यहाँ पर। फर्स्ट डे अप्रैल का, फर्स्ट डे अप्रैल को हटा देते हैं 30 में से 1, तो 29 हो जाएगा। 29 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 प्लस 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 4 10। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट डे, तो 1 4 और 2 6 1 7, 7 आ रहा है, इसका मतलब ऑड डे 0 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट डे इसके सेम होंगे अप्रैल के और जुलाई के। नेक्स्ट हम देखें लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता। तो जैसे हम देखें
100 साल प्लस लीप ईयर कितने होते हैं? 100 साल में 124 डिवाइड बाई 7, यानी 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होता है, और 400 साल में कोई भी ऑड डे नहीं होता है। इसका मतलब हम कहें कि जो हमारा कॉमन सेंस है वो संडे 0 से स्टार्ट होता है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। इसके अकॉर्डिंग बात करें कि 100 में 5 बार क्या आता है? ऑड डे जाता है। 100 में 5 बार ऑड डे जाता है, 200 में 3 बार ऑड डे जाता है, 300 में 1 बार ऑड डे जाता है, 400 में 1 बार 0 बार ऑड डे जाता है। तो सेंचुरी हमारी दोबारा से 400 में रिपीट होती है, यानी हर 400 साल में हमारी जो सेंचुरी है वो रिपीट होती रहती है। और 100 में 5 बार ऑड डे जाता है, 100 साल में 5 बार ऑड डे जाता है, यानी 5 बार फ्राइडे आता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फ्राइडे के साथ में वो ईयर है अंत होगी, फ्राइडे फर्स्ट डे और सेकंड डे होगा लास्ट डे। फिर 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब वेडनेसडे, 5 मतलब फ्राइडे, 3 मतलब कि वेडनेसडे, 1 मतलब कि मंडे, मंडे रिपीट होगा यानी मंडे लास्ट का होगा, और 0 मतलब कि सेम संडे। तो ये संडे है, ये कभी भी लास्ट डे नहीं हो सकते, यानी ये हो सकते हैं लास्ट डे किसी भी उसके लीप ईयर के या जो भी ईयर है, लेकिन इनके छोड़ करके जो 3 बचे हैं वो लास्ट डे नहीं हो सकते। इसी तरीके से फर्स्ट डे की बात करें, फ्राइडे को खत्म हो रही है कोई ईयर तो उसके बाद में सैटरडे से स्टार्ट होगी, फिर वेडनेसडे खत्म हो रही है थर्सडे से स्टार्ट होगी, थर्सडे मंडे को खत्म हो रही है ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। इसका मतलब, और फिर सैटरडे से खत्म हो रही है तो मंडे से स्टार्ट होगी, यानी चारों को छोड़ करके बाकी जो बचे हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते। तो फर्स्ट डे कौन कौन से नहीं हो सकते? वेडनेसडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता, फ्राइडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता है, और संडे है फर्स्ट डे नहीं हो सकता किसी भी सेंचुरी का। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, अगर हमें 10 मार्च 2010 को हमें निकालना है कौन सा दिन था, 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? स्टार्टिंग से जाना होगा, जनवरी फरवरी मार्च। 2010 है इसलिए नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, क्योंकि 10 मार्च में 3 हो गया, तो 3 और 3 6। फिर 2009 को तोड़ते हैं तो 2010 से 2009 आएगा, 2009 को रखते हैं 2000 प्लस के 9 प्लस के जो लीप ईयर है, तो 2000 में कोई भी 0 आएगा यहाँ पर, 9 को 9 रख देते हैं, लीप ईयर 9 में कितनी है 2, तो 11 हो जाएगा यहाँ से, 11 से यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए 7। 4 इधर से आ जाएगा और 3 इधर से आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो गए 7। टोटल ऑल डे के अकॉर्डिंग ये 10 मार्च 2019 को वेडनेसडे हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इसे 10 मार्च 2010 को वेडनेसडे कैसे हो गया? जनवरी फरवरी मार्च के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, 2000 प्लस के 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये 0, ये 3, ये 3, 6 और 4 10, तो 3 हो गया। अब 3 जो वैल्यू आ रही है वो किसकी होती है? वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मान लो 15 अगस्त 1947 को पूछा है, 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? तो पूरा निकाल देते हैं 15 अगस्त का, जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 15 अगस्त आ गया। फिर 1947 को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस के 46 प्लस के 1, 1900 में 1600 तक तो कोई भी ऑड डे नहीं होता है, 300 ईयर में एक ऑड डे होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। 46 में हम 11 का भाग 4 का भाग देते हैं तो कितना जाएगा? 46 में 7 का भाग दें तो 7 6 42, 4 बचेगा, और 11 में 7 का भाग दें तो 4 बचेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 8, 8 4 12, तो 12 में 7 का भाग दिया तो 5 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 के अकॉर्डिंग, 5 किसको दर्शाता है? फ्राइडे को, फ्राइडे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26 जनवरी 1990 है। 26 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1990 का दिन निकालने के लिए अभी 26 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, तो इसमें कितने दिन बचे हैं? 5 और डे बचे हैं,
26 जनवरी, यानी कि 7 का भाग देखें निकाल सकते हैं 5 बचे। 1900 में सब देखें हम 1 बचा है और डे। 49 में हम देखें तो 49 में 7 का भाग जा रहा है 0 बचा है। फिर 12 में हम देखें क्योंकि 49 में जो लीप ईयर है वो 12 है, तो 12 में 7 का भाग देंगे तो 5 बचेगा। 5 और 1 6, 6 5 11, तो 11 में 4 का भाग दिया 7, 7 का भाग दिया 4 बचा, तो 4 का मतलब आंसर कितना हो गया? थर्सडे हो गया। 4 का आंसर थर्सडे, क्योंकि 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे। तो इस तरीके से हमारी ये कैलेंडर प्रश्नावली है, ये सॉल्व की जाती है रीजनिंग के अंदर।